आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पाठ 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य पाठ का अध्ययन करेंगे। मानवीय क्रियाएं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर आ आर्थिक क्रियाएं, नंबर बा अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रिया अर्थात आर्थिकतर क्रिया भी इसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। मनुष्य द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए की जाती है तथा जो वस्तु के उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग से संबंधित होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अर्थात वे क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना, किसी कारखाने में नौकरी करना आदि। इस प्रकार की समस्त क्रियाएं जिनसे धन की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं। आर्थिक क्रियाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति के लिए की जाती है। धन कमाना या उसे क्रय करना दोनों उद्देश्य आर्थिक क्रियाएं ही है। इस हेतु क्रय विक्रय, विनिमय, संग्रहण, परिवहन भी आर्थिक क्रियाएं धन प्राप्ति हेतु की जाती है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में आर्थिक उद्देश्य अवश्य होता है। नंबर दूसरी विशेषता है सामाजिक क्रियाएं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जन्म से मृत्यु तक समाज में ही रहकर समाज के लिए विभिन्न कार्य करता है। समाज में रहकर नियम से व रीति रिवाजों से क्रियाएं करता है। ये समस्त क्रियाएं आर्थिक क्रियाओं के अंग हैं। तीसरी विशेषता है कानून का पालन। मनुष्य समाज में रहकर जिन कार्यों को करता है वे कानून व नियमों के अंतर्गत ही किए जाते हैं। अतः आर्थिक क्रियाओं में कानून व नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। ये कानून स्थानीय हो या सरकार के हो या समाज के, सभी कानून की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखेंगे अनार्थिक क्रिया क्या होती है। मनुष्य द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है अपितु सामाजिक रीति रिवाज व परंपरा के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य है, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं या आर्थिकतर क्रियाएं कहते हैं। अर्थात अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे धर्म प्रचार, देश सेवा आदि का कार्य जिसमें धन की प्राप्ति नहीं होती बल्कि सेवा भावना के उद्देश्य से की जाती है, आपसी परस्पर सहयोग की भावना से की जाती है, उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। इसके बाद आर्थिक व अनार्थिक क्रिया में क्या अंतर है। तो आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया में निम्न अंतर है। पहला अंतर है उद्देश्य। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करना होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया का उद्देश्य निर्लाभ अर्थात बिना लाभ एवं बिना आय की होती है। दूसरा आर्थिक मापदंड। यदि किसी कार्य को मुद्रा में मापा जाता है तो वह आर्थिक क्रिया होगी। यदि उसे मुद्रा में नहीं मापा जाता है तो वह अनार्थिक क्रिया होगी। तीसरा भावना। आर्थिक क्रियाओं के पीछे आय प्राप्त करने की भावना छिपी रहती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं के पीछे आत्मसंतुष्टि, धार्मिक तथा शांति भावना छिपी रहती है। चौथा अंतर प्रभाव। आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य की आय, जीवन स्तर व राष्ट्रीयता प्रभावित होती है, जबकि अनार्थिक क्रियाओं से मानवीय चरित्र, सम्मान व सामाजिक मूल्य प्रभावित होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय की अवधारणा एवं लक्षण या विशेषताएं। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन व उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, उत्पादन, भंडारण, बैंक एवं बीमा, संवेष्टन, विज्ञापन आदि से संबंधित समस्त क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। अर्थात व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है धनोपार्जन के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन,
क्रय विक्रय तथा सेवाएं प्रदान करना व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय के संदर्भ में कई अर्थशास्त्रियों ने अपनी परिभाषा दी है, उसमें से मुख्य है, पहला है LHNA के अनुसार व्यवसाय से आशय उन सब मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पन्न करने अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है, उसे व्यवसाय कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे व्यवसाय की विशेषताएं। व्यवसाय में निम्नलिखित विशेषताएं होती है, जिसमें पहला है मानवीय आर्थिक क्रियाएं, दूसरा विनिमय संबंधी क्रियाएं, तीसरा उपयोगिता का सृजन, चौथा लाभार्जन उद्देश्य, पांचवा अनिश्चितता व जोखिम, छठवां वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान, सातवां क्रियाओं में निरंतरता, आठवां समाज को लाभ, नंबर 9 वैधानिकता, नंबर 10 साहस। अब इन बिंदुओं को हम विस्तृत से चर्चा करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे मानवीय आर्थिक क्रियाएं। व्यवसाय के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अनार्थिक क्रियाएं व्यवसाय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाएं सिर्फ मानव द्वारा संपन्न की जाए, पशु पक्षी की क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं। अर्थात व्यवसाय के अंतर्गत हम केवल आर्थिक क्रियाओं को ही शामिल करते हैं। आर्थिक क्रिया मतलब जिसके द्वारा हमको या ऐसे कार्य जिसको करने से हमको धन की प्राप्ति होती है। अनार्थिक क्रियाओं को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि व्यवसाय में केवल मनुष्य द्वारा की गई क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पशु पक्षी व्यवसाय हेतु मानव के साधन हो सकते हैं। इसके अलावा मनुष्य को सामाजिक होना चाहिए, साधु ऋषि नहीं होना चाहिए। दूसरी विशेषता है विनिमय संबंधी क्रियाएं। वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय होना आवश्यक लक्षण है। वाणिज्य अर्थशास्त्री प्रोफेसर हैने के शब्दों में व्यवसाय विनिमय पर आधारित है। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय या आदान प्रदान। अर्थशास्त्री सिल्वरमैन के शब्दों में दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। विनिमय जो है वो दो पक्षों के बीच में होता है और दोनों पक्षों के बीच में ऐच्छिक होना चाहिए और वैधानिक तथा पारंपरिक धन के हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं। इस प्रकार किसी भी व्यवसाय की आधारभूत विशेषता विनिमय होती है। तीसरी विशेषता है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता सृजन को वस्तु का निर्माण कहते हैं। वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति, समाज एवं संपूर्ण राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यावसायिक क्रियाकलापों में रूप परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अधिकार परिवर्तन द्वारा प्रायः वस्तुओं का निर्माण होता रहता है। चौथी विशेषता है लाभार्जन उद्देश्य। व्यावसायिक क्रियाओं का मूल उद्देश्य लाभार्जन अर्थात लाभ प्राप्त करना होता है। व्यवसाय का स्वामी साहसी होता है। साहसी को जोखिम वहन करने के कारण जो प्रतिफल प्रदान किया जाता है, अर्थशास्त्र में उसे लाभ कहा जाता है। इस प्रकार व्यवसाय का स्वामी लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे लाभ की आशा न हो तब वह व्यवसाय प्रारंभ ही नहीं करेगा। इसलिए वाणिज्य शास्त्री एल्विन थॉमस मौद्रिक आय को व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य मानते हैं। व्यवसाय में निहित लाभ तत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कुछ वाणिज्य शास्त्रियों का कथन है कि बिना लाभ के व्यवसाय नहीं है। इसके बाद पांचवी विशेषता है अनिश्चितता व जोखिम। सभी व्यवसाय का यह प्रमुख लक्षण या विशेषता है कि वह जोखिम युक्त होता है तथा उसमें अनिश्चितता होती है। इसी कारण सदैव लाभ नहीं होता, हानि भी हो सकती है। यह अनिश्चितता 3 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा औद्योगिक, तीसरा राजनीतिक। व्यवसाय की अनिश्चितता एवं उसके फलस्वरूप
जोखिम की संभावनाओं का कम अधिक होना अनुमानों या यथार्थता एवं व्यवसाय की दूरदर्शिता पर निर्भर है। यही कारण है कि किसी व्यवसाय में जोखिम की मात्रा कम है तो किसी व्यवसाय में अधिक, लेकिन अनिश्चितता या जोखिम का तत्व प्रत्येक व्यवसाय में निहित होता है। छठवीं विशेषता है वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान। व्यावसायिक क्रियाएं वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान पर अवलंबित है। जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का विक्रय एवं हस्तांतरण नहीं होता है उसे व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के लिए वस्तु का निर्माण करता है तब उसके निर्माण कार्य को व्यवसाय के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता। वस्तुओं के लेन देन की क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। सातवां विशेषता है क्रियाओं में निरंतरता। व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण विशेषता या लक्षण यह है कि मानवीय क्रियाओं में निरंतरता एवं नियमितता हो। किसी एक व्यवहार को हम व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु अधिक है तथा वह उनमें से कुछ वस्तुओं को बेच देता है तब उसके इस कार्य को व्यवसाय नहीं कहेंगे, लेकिन यदि वह इन वस्तुओं को बेचने का कार्य निरंतर करता रहता है तब उसे व्यवसाय कहेंगे। आठवां लाभ है समाज को लाभ। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। व्यवसायी को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि व्यवसाय से उसके साथ ही साथ समाज को भी लाभ प्राप्त हो। उसके सामाजिक उत्तरदायित्व को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, वह उत्तम या अच्छी किस्म की वस्तु का निर्माण करे। दूसरा, हानिकारक वस्तुओं का निर्माण न करे। तीसरा, उचित मूल्य, तौल, मात्रा एवं स्थिति या रूप में वस्तु प्रदान करे। चौथा, श्रमिक एवं समाज के अन्य किसी वर्ग का शोषण न हो। पांचवा, उसके कार्य वैधानिक हो, साथ ही साथ कर आदि का नियमित भुगतान करे। नंबर 9वां विशेषता है वैधानिकता। यह एक वैध क्रिया है। व्यवसाय के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं राष्ट्र के नियमों के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी व्यवसाय जो है वो वैधानिकता पर आधारित होनी चाहिए, अवैधानिक नहीं। 10वां साहस। प्रत्येक व्यवसाय में जोखिम का तत्व प्रधान है, अर्थात व्यवसायी को लाभ भी हो सकता है और हानि भी। कुछ व्यवसाय में यही जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे पेशा क्या है। पेशा एक क्रिया है जिसमें विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण, कार्य पद्धति व अनुभव के आधार पर मानव की सेवा की जाती है। पेशा एक ऐसा कार्य है जिसे स्वयं को करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर को मरीज की जांच स्वयं ही करना पड़ता है, इंजीनियर को नक्शा स्वयं बनाना पड़ता है, वकील को कार्य भी स्वयं करना पड़ता है, क्योंकि यह विशिष्ट ज्ञान उसी के पास होता है। मात्र सहयोग अपने सहायक से ले सकता है। डॉक्टर ऑपरेशन स्वयं करता है। इसमें जैसे जैसे कार्य व अनुभव बढ़ते जाता है वैसे वैसे इसमें दक्षता व कुशलता आती जाती है। पेशे में कुछ नियम व निर्दिष्ट आचार संहिता होती है जिसका पालन करना पेशेवर के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं योग्यता के आधार पर आर्थिक लाभ लेने के उद्देश्य से की गई मानवीय क्रियाएं पेशा कहलाती है। प्रमुख पेशेवरों में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि हैं। इस प्रकार से पेशे का अर्थ है पेशा वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान व प्रशिक्षण के आधार पर दूसरों को सेवा प्रदान करके धनोपार्जन करता है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि। इसके बाद देखेंगे कि पेशे की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है। तो पेशे में मुख्य विशेषता निम्न होती है। पहला है जिसमें पेशे में पेशेवर के पास विशिष्ट ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान के पेशे का कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे वकील को कानून का ज्ञान, डॉक्टर को बीमारी के लक्षण व उसके उपचार का ज्ञान आदि। इस विशिष्ट ज्ञान के कारण ही वह मानवीय आर्थिक क्रिया द्वारा सेवा करता है। दूसरी विशेषता है पेशा में सेवा भावना का तत्व रहता है।
लाभ की अपेक्षा सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है, अर्थात प्रथम सेवा फिर लाभ का सिद्धांत पेशे में लागू होता है। यदि सेवा भावना नहीं रही तो कोई भी वकील या डॉक्टर अपने क्षेत्र में ख्याति, नाम, पद या प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता, पेशा में ईमानदारी व नैतिकता का गुण पाया जाता है। अन्य शब्दों में, यदि पेशा को जीवित रखना हो तो पेशेवर में ईमानदारी एवं नैतिकता का गुण होना आवश्यक है। चौथा, पेशेवर व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ज्ञान का प्रयोग अन्य के लिए करे, अर्थात उसे वकालत, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य जनसाधारण के लिए करना होगा, तभी वह पेशेवर डॉक्टर, वकील या इंजीनियर बन सकता है। एलएलबी की डिग्री या एमबीबीएस की डिग्री पास करने के बाद घर में बैठे रहने पर वह वकील या डॉक्टर नहीं बन सकता। अगली विशेषता है पांचवा, उचित ढंग से कार्य व सेवा करने वाले प्रत्येक पेशेवर की समाज में प्रतिष्ठा, नाम होती है। लोग सम्मान से डॉक्टर साहब, वकील साहब आदि नामों से पुकारते हैं, जबकि व्यापारी साहब या एजेंट साहब कहकर व्यवसाय को प्रायः नहीं पुकारा जाता है। छठवीं विशेषता, पेशे की दशा में पेशेवर या व्यावसायिक निकाय की सदस्यता अनिवार्य है। जैसे एक चार्टर्ड लेखाकार को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICA) का सदस्य होना चाहिए। भारत में प्रमुख व्यावसायिक निकाय की सूची नीचे तालिका में दी गई है। नंबर 7, प्रत्येक पेशे से संबंधित एक स्थापित आचार संहिता होती है जिसे व्यावसायिक निकाय द्वारा लागू किया जाता है। इसमें सदस्यों के आचरण के प्रतिमानों का उल्लेख रहता है। नंबर 8, कोई पेशेवर अपने कार्य के लिए विज्ञापन नहीं दे सकता यदि व्यावसायिक निकाय द्वारा इस बात का निषेध है, मतलब मनाही है। अगली विशेषता नंबर 9, पेशेवर अपने ग्राहकों के प्रति अर्पित सेवाओं के लिए कुछ शुल्क चार्ज करते हैं। इस प्रकार से पेशे की प्रमुख 9 विशेषताएं बताई गई है। इसके बाद नीचे देखते हैं कि भारत में प्रमुख व्यावसायिक निकायों की सूची कि कौन से पेशा जो है और उसके व्यावसायिक निकाय या संगम कौन सा है। पहला, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा, विधिक या कानूनी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तीसरा, लेखाकर्म अकाउंटेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चौथा, कंपनी सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। नंबर 5, कास्ट अकाउंटेंसी, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये जो सूची है वो भारत में प्रमुख व्यवसाय निकायों की सूची दी गई है।